हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। तो इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं, जैसे कि आप हेडिंग देख रहे होगे, MCQ ऑफ CCS लीव्स रूल 1972। एक वीडियो मैंने इस टॉपिक रिलेटेड ऑलरेडी डाल रखा है, बट वहाँ कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन थे, कुछ MCQs थे। बस इस वीडियो में आपको 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। काफ़ी लोग कह रहे थे कि 100 क्वेश्चंस का वीडियो डालो, तो एक वीडियो तो मैंने ये बनाए रखा है, और आगे अगर पॉसिबल हो पाता है, टाइम है, तो मैं अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट टॉपिक का भी। इस टॉपिक में आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। एक बार मैं दिखा दूं आपको, अगर जो लोग वीडियो के स्टार्ट में हैं वो एंड तक बने रहें, इसलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि इसमें 100 क्वेश्चंस हैं। आप यहाँ से देखोगे तो नीचे जो आपको दिख रहा है, ये स्लाइड्स जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ मैं एंड पेज पे आपको जाकर दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 100 आएगा, ये देखो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 101 है, मतलब 100 से एक ज़्यादा ही है। तो ये सारे क्वेश्चंस हम इस एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे, और क्योंकि 100 क्वेश्चंस हैं तो वीडियो में भी थोड़ा लंबा जाएगा, ये तो ऑब्वियस सा बात है। बट नो इशू, 100 क्वेश्चंस आप अगर एक वीडियो में एक साथ मिल जा रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। तो इसमें सारे ही क्वेश्चन आपके जो रिलेटेड हैं वो किस चीज़ से हैं, लीव्स रूल से हैं। मतलब लीव रूल को, जो भी लीव के लिए, जो छुट्टियों के लिए जो भी रूल्स बनाए गए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द डेट ऑन विच CCS लीव रूल 1972 केम इनटू द इफेक्ट। किस डेट से इफेक्ट में आ गया था? तो डेट आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी, 1 जून 1972। हर एक ऑप्शन का मैंने यहाँ पे अलग से एक कलर हाईलाइट कर रखा है, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या याद करने का चाहो तो वीडियो से याद कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा बी। और ये कौन सा रूल कहता है? ये हमारा रूल नंबर 1 है, जो आपको वीडियो के राइट के नीचे वाले कॉर्नर में लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ मेनी शेड्यूल्स डज द CCS लीव्स रूल कंटेन। कितने शेड्यूल्स हैं? तो 2 शेड्यूल हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ड वैकेशन डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लीव रूल मीन्स। मतलब ये जो एक वैकेशन डिपार्टमेंट वर्ड है, ये लीव रूल के डेफिनेशन के मुताबिक इसका क्या मतलब बनता है? तो देखो, a department which works during vacation, or department to which regular vacations are allowed, a department which workers from other department come to work, या a department which does not count work done during vacation। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर होगा, a department to which regular vacations are allowed। एक वैसा डिपार्टमेंट जहाँ पे रेगुलर वैकेशन आपको अलाउ किया जाता है, और ये किस रूल के तहत आता है? लीव रूल 3M। क्वेश्चन नंबर 4, according to leave rule, an authority competent to grant leave cannot refuse to revoke a leave applied under। तो ये जो भी लिखा हुआ है, जो लीव रूल के मुताबिक अगर कोई अथॉरिटी है वो आपको लीव ग्रांट नहीं करती है, रिफ्यूज़ करती है, तो वो कौन से रूल के अंडर वो आता है? वो आपका रूल नंबर 20 के अंदर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, what is the reason for not denying earned leaving during the last 10 years of service? To increase efficiency to public service or refreshing the government servants, to decrease the accumulation of earned leave, the government servant has only few years left for his retirement, the leave sanctioning authority does not have the power to refuse earned leave। तो ऑप्शन नंबर बी, टू डिक्रीज द अकोमोलेशन ऑफ अर्नड लीव, आपका इसका आंसर हो जाएगा। रूल नंबर 7 कहता है ये, GID 2। क्वेश्चन नंबर 6, EL कैन बी कम्बाइंड विथ। अब आप एक वर्ड देख रहे हो EL, तो EL का फुल फॉर्म भी ध्यान रखोगे। EL का फुल फॉर्म क्या होता है? EL का फुल फॉर्म आपका होता है अर्नड लीव, EARNED, लीव LEAVE, अर्नड लीव होता है। अर्नड मतलब कमाया हुआ लीव। जैसे जैसे एक टर्म आता जाएगा अलग अलग सा, मैं आपको फुल फॉर्म बताते जाऊंगा। आप लोग जहाँ भी कहीं बैठे हों, या अगर आपके पास कॉपी पेन लेके बैठे हो तो कहीं पे आप लिख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन एग्ज़ाम में फुल फॉर्म भी पूछ दे सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत लोग ने इसे पढ़ नहीं रखा है, बहुत लोग की जानकारी भी नहीं थी कि ये पेपर में आ रहा है। तो उस बेसिस पे एग्जामिनर भी ये लेके चलता है कि काफ़ी कम बच्चों, मतलब रेगुलर बेसिस पे कहाँ ये पढ़ाई होती है, ना हमारे स्कूल में होता है ना हमारे कॉलेज में होता है, तो किन्हीं किन्हीं सेलेक्टिव एग्ज़ाम्स में ये सब आते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 3 4 5 तरह के जो टर्म्स हैं
यहाँ अपने को देखने को मिलेंगे EOL आएगा, एक CL आएगा, EL आएगा, HPL आएगा। ये 3-4 तरह के टर्म आएंगे जिनके मैं फुल फॉर्म आपको बताता चलूँगा। आप अपना कहीं भी नोट कर सकते हो या सेव कर सकते हो मोबाइल में, अगर फ़ोन में हो तो कहीं पे नोट बना के रख सकते हो, सेव करके रख सकते हो। तो मैंने क्या बताया, EL का आपका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, अर्नड लीव, EARNEDLEAVE। कंबाइंड विथ, अर्नड लीव किसके साथ कंबाइंड होता है, कैजुअल लीव। कैजुअल लीव देखो, कैजुअल लीव अलग हो जाता है। CL जो है आपका, CL तीनों जगह पे आ जा रहा है, नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, तो CL एक अलग लीव ही है। तो जब CL उस लीव में कैसे कंबाइंड हो सकता है, हर एक लीव अपना अलग अलग क्राइटेरिया रखता है ना। तो EL जो अर्न लीव होगा वो कैजुअल लीव के साथ मैच नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर A, B और D में तो कैजुअल लीव आ जा रहा है आपका, तो वो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर C आपका सिक लीव, हाफ पे लीव और मैटरनिटी लीव, इन तीनों में EL कंबाइंड होता है। ये कौन सा रूल कहता है हमें, रूल नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 7, इनकैशमेंट ऑफ अर्नड लीव अप टू 10 days एट द टाइम ऑफ अवेलिंग LTC इज़ परमिटेड। LTC का मतलब, LTC का फुल फॉर्म तो जानते हो, मैं पिछले वीडियो में बना चुका हूँ, लीव ट्रैवल अलाउंस होता है, ठीक है, या कंसेशन कह सकते हो। तो उसका मतलब बराबर सा, परमिटेड अवॉइडेड अ बैलेंस ऑफ डे ऑफ EL इज़ अवेलेबल एट द क्रेडिट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। कितने दिन तक क्रेडिट आपको मिल सकता है, तो आपको मिलेगा 30 डेज तक। ये रूल कौन सा कह सकता है, रूल कौन सा कहता है, रूल नंबर 38A। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव ऑफ एनी काइंड विच कैन बी अलाउड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट। मतलब किसी भी कारण से अगर आपको मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव मिल सकता है तो वो कितना मिल सकता है, वो आपको मिलेगा 5 ईयर्स तक। इससे ज़्यादा आप एट वन टाइम लीव नहीं ले सकते। और ये भी जनरली, इसके भी बहुत क्राइटेरिया होते हैं, सबको ये लीव ग्रांट नहीं हो सकता। अगर आप नौकरी ज्वाइन करते हो, आप चाहो कि मुझे 5 साल का छुट्टी मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसके अपने अपने क्राइटेरिया होते हैं, उसके लिए उस बेसिस पे आपको स्टैंड करना पड़ेगा। मतलब उस बेसिस का उसका क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपको 5 ईयर का छुट्टी ग्रांट हो सके, ठीक है। ऐसे सबको नहीं मिल जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ कि मैक्सिमम पीरियड ऑफ छुट्टी कितना मिल सकता है गवर्नमेंट सर्वेंट को, 5 ईयर्स का। और ये कौन सा रूल हमें बताता है, रूल नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पैटर्निटी लीव इज़ अलाउड फॉर डेज। पैटर्निटी लीव जो है वो कितने दिन तक अलाउ आपको कर सकता है, वो आपको मैक्सिमम 15 डेज़ के लिए मिलता है। और रूल नंबर 43A(2) इसको बताता है। What is the maximum amount of study leave which can be availed by government servant other than CHS officer in his entire service। पूरे सर्विस में other than CHS officers के अलावा एक स्टडी लीव आपको मिल सकता है। वो पूरे सर्विस में आपको, आप एट अ वन टाइम 24 मंथ्स का लो, या आप 2 बार करके लो, या आप जैसे भी लो, मैक्सिमम आपको ओवरऑल कैलकुलेट करके कितने का मिलेगा, 24 मंथ्स का मिलेगा। रूल नंबर 51(1) ये बताता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ डे ऑफ EL दैट कैन बी हेल्ड क्रेडिट बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट। अब देखो EL क्या होता है ना, EL आपका होता है अर्न लीव। अर्न लीव का मतलब समझ रहे हो, अर्न मतलब क्या होता है, कुछ कमाना या पाना। तो ये आपको मिलता है, इस बदले में मिलता है। कुछ का आप छुट्टी बचाते हो या कुछ करते हो तो उसके बेसिस पे आपको एक मिलता है, ठीक है। तो वो आपको मैक्सिमम कितना मिल सकता है, तो वो आपको मैक्सिमम इंटायर जो होगा, ठीक है, नंबर ऑफ डेज जो मैक्सिमम होंगे वो आपको कितने मिलेंगे, 300। ये आप ध्यान रखोगे, एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन ये हो सकता है, क्योंकि नंबर्स बेसिस और वन लाइनर जो क्वेश्चन होंगे ना, ज़्यादा जो 3-4 लाइन का क्वेश्चन हो जाता है उस पर उतना फोकस नहीं करना, बट हाँ उसका को भी ध्यान रखना है। बट ये सब जो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे इनको तो डेफिनेट ध्यान में रखना ही है। क्वेश्चन नंबर 12, कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विद। अब देखो यहाँ कैजुअल लीव लिखा है, यहाँ पे CL लिख देगा, CL, ठीक है। तो जो लोग कुछ गवर्नमेंट जॉब का जानकारी रखते हैं उनको CL, जनरली CL तो पता होता ही है जो कैजुअल लीव होता है, ठीक है। बाकी EOL, EL, HPL ये सब जनरली जानकारी नहीं होता, बट CL का जानकारी होता है, जो यहाँ पे लिख रखा है आपको, कैजुअल लीव कैन बी कंबाइंड विद। अब कैजुअल लीव किसके साथ कंबाइंड हो सकता है, तो ये इसमें देखो अर्न लीव के साथ EL के साथ हो नहीं सकता, EL अपना एक अलग ही लीव है। हाफ पे लीव, हाफ पे लीव को ही HPL बोलते हैं, जिनका मैं बता रहा था ना ऊपर 4 टर्म, तो वो HPL एक आएगा आपका आगे जाके HPL, उसी को बोलते हैं हाफ पे लीव। तो आप इसको भी ध्यान रखोगे। 2 ऑप्शन तो बिल्कुल हट गए, क्योंकि 2 लीव एक साथ तो कंबाइन हो नहीं सकता, तो बचता है स्पेशल कैजुअल लीव। अब कैजुअल लीव में भी स्पेशल हो सकता है, तो वो वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हाफ अ डे लीव कैन बी टेकन फ्रॉम।
हाफ अ डे मतलब हाफ डे का लीव, मतलब आधा दिन आपने काम किया, आधा दिन छुट्टी चाहिए, तो वो आपका कहाँ से कटेगा? वो अर्न लीव से कटेगा, सिक लीव से कटेगा, हाफ पे लीव से कटेगा या कैजुअल लीव से कटेगा? वो आपका कैजुअल लीव से कटेगा। अब वो आपके डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो। हर एक का कैजुअल लीव का काउंटिंग अलग अलग होता है, ठीक है। किन्हीं को 30 दिन मिलता है साल का, किसी को 60 दिन मिलता है साल का, आर्मी वालों को शायद 2 महीने का मिलता है, रेलवे में शायद 40-50 या 45 दिन का मिलता है। उस बेसिस पे आपको डिफाइन करेगा। और लेकिन अगर आपको हाफ डे छुट्टी चाहिए तो वो कहाँ से आपका कटेगा? वो आपका कैजुअल लीव से कटेगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू लीव सैलरी वाइल अवेलिंग, मतलब आपको सैलरी नहीं करने को मिलेगा कब? जब आप हाफ पे लीव पे होंगे, कम्यूटेड लीव पे होंगे, चाइल्ड केयर लीव पे होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे होंगे तब आप ये अवेल कर सकते हैं। The maximum period of CCL that can be availed by a woman government servant during the entire service। अब जो एक यहाँ पे CC कैजुअल लीव जो होगा वो मैक्सिमम जो एक वुमेन कर सकती है वो कितना कर सकती है? लगभग 2 साल तक, ठीक है, पूरे इंटायर सर्विस में वो 2 ईयर्स तक अवेल कर सकती है। चाइल्ड केयर लीव इज़ एडमिसिबल इन द इफ़ द चाइल्ड इज़ बिलो। अब देखो CCL पीछे वाले क्वेश्चन में आया और यहाँ आपका फुल फॉर्म लिख दिया है। CCL का फुल फॉर्म आपको लिख दिया है चाइल्ड केयर लीव। ये आपको ध्यान रखना है, कुछ टर्म्स जो होंगे वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। और चाइल्ड केयर लीव्स ये सिर्फ वुमेंस को मिलता है, मेंस को नहीं मिलता। या फिर आगे जाके देखोगे जो सिंगल पेरेंट होंगे मे बी उनके लिए एक आध रूल हैं, बट क्या उन क्वेश्चन में मतलब है कि नहीं वो देखते हैं हम। तो उनके लिए फिर हो सकता है जो एक्सेप्शन में आते हैं। ऐसे जनरली चाइल्ड केयर का लीव तो वुमेन को ही मिलता है और वो मैक्सिमम कितना मिल सकता है? आपको 2 साल मिल सकता है इंटायर सर्विस लाइफ में। कितने साल के बच्चे अगर छोटे होंगे उनको मिलता है? तो 18 ईयर्स बिलो के लिए आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इन अ कैलेंडर ईयर CCL कैनॉट बी ग्रांटेड फॉर मोर देन 3 टाइम्स। मतलब एक साल में, कैलेंडर ईयर का मतलब 1 ईयर, एक ईयर में आपको 3 टाइम्स, मतलब अगर आप बार बार छुट्टी लेते हो मतलब आपको 2 साल का तो मिलता ही है। तो आप चाह सकते हो ना कि मैं इस बेसिस पे इतना दिन का छुट्टी चाहिए, मुझे इतना दिन का छुट्टी चाहिए, इतना दिन का। तो आप एक साल में मैक्सिमम 3 बार ही ले सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि हर महीने 10 दिन का ले लिए, तो वैसे नहीं कर सकते। एक साल में लिमिट है कि आप 3 बार ही ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18, CCL शैल बी एडमिसिबल फॉर। CCL पहले 2 बड़े बच्चों के लिए ही होता है, फर्स्ट चाइल्ड ओनली, एनी चाइल्ड नहीं, पहले 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन ओनली। मतलब अगर आपके मतलब इन फ्यूचर कुछ आप में से ऐसे भी हो सकते हैं जिनके मैरिड हो, जिनके बच्चे हों अभी भी, कुछ हो सकते हैं जो अनमैरिड हों, ठीक है। तो जिनके मैरिड जो मैरिड हैं उनके अगर 2 बच्चे हैं तो उनके लिए ये मिलेगा, पहले 2 बच्चों के लिए, ठीक है। मान लो किन्हीं का 3 बच्चा है तो उनके लिए जो थर्ड चाइल्ड रहे होंगे उनके लिए ये सुविधा नहीं है, सिर्फ फर्स्ट 2 चाइल्ड्स के लिए है। मतलब आगे से, मतलब सबसे पहले से 2 बड़े बच्चों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 19, CCL मे नॉट बी ग्रांटेड फॉर लेस देन। मतलब आप CCL जब भी लेते हो तो आपको मिनिमम 5 दिन का मिलता है, उससे लेस का छुट्टी आपको, अगर आप चाहोगे कि मुझे CCL चाहिए 2 दिन के लिए तो ये आपको ग्रांट नहीं किया जाएगा। कम से कम आपको 5 डेज़ की छुट्टियाँ मिलेंगी। हाउ मेनी डेज ऑफ अर्नड लीव आर क्रेडिटेड इन एडवांस टू द लीव अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग जनवरी एंड जुलाई। अब इसमें देखो कितना ग्रांट किया जाता है। जो हाफ ईयर, ये HPL का बात है ना, टू द लीव अकाउंट, हाँ ठीक है। अर्न लीव क्रेडिट किया जाता है आपका एडवांस टू द लीव अकाउंट टू द गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग जनवरी। 2 पीरियड आता है। जब आपका एक HPL का आएगा ना, HPL जो हम हाफ पे लीव कहते हैं, वो साल में 2 बार क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। एक बार आपका जनवरी में होता है, एक बार जुलाई में होता है, और वो पूरे साल में 20 डेज़ होते हैं, 20 डेज़ पर ईयर। तो एक बार जनवरी में 10 दिन आता है, एक बार जुलाई में 10 दिन आता है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन कर रहा है कि लीव जो क्रेडिट होंगे एडवांस में जो लीव क्रेडिट होते हैं अपने अकाउंट में, वो एक बार जनवरी में होते हैं, एक बार जुलाई में होते हैं। वो आपका 15 डेज़ होता है, ठीक है, 15 डेज़ होता है। 21, when a government servant applies for a specific kind of leave, the leave sanctioning authority does not have the power to। अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है बहुत ही स्पेसिफिक रीजन दे रहा है कि मुझे छुट्टी इस कारण से चाहिए, तब जो है आपका जो लीव सैंक्शनिंग का जो अथॉरिटी है, मतलब जो आपकी छुट्टी को सैंक्शन करेगा, वो क्या नहीं कर सकता है? वो सैंक्शन नहीं कर सकता, रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, रिवोक नहीं कर सकता, अल्टर नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब आपको रोक नहीं सकता। अगर आपका एक स्पेसिफिक रीजन है तो वो आपको
मतलब किसी तरह से मतलब आपको परेशान नहीं कर सकता। एक तरह से मान लो आप छुट्टी हैं, मतलब बहुत सारी जगह ऐसा होता है ना कि मान लो किन्हीं का इमरजेंसी आ गया, मेडिकल इमरजेंसी आ गया, घर जाना है, या बहुत कुछ ऐसे ऐसे रीजंस होते हैं, तो उस कारण से फिर आपको छुट्टी मिल जाती है। और ये कौन सा रूल कहता है? ये रूल नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 22, इफ़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट क्लेम फॉर कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ ए लीव इनटू अनदर, ही शुड अप्लाई फॉर कम्यूटेशन विद इन अ पीरियड ऑफ, मतलब आपको एक ही लीव, मतलब दो तरह के लीव चाहिए एक साथ में, तो आपको पहले से एडवांस में आपको उसको क्या करना पड़ता है, मतलब एक तरह से अप्लाई करना पड़ता है उस विद इन पीरियड, मतलब छुट्टी जब से लेना है आपको कम से कम 30 दिन पहले आपको बताना होगा। A government servant cannot accept employment elsewhere while on leave except in case of service as a N। आप जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अपना एम्प्लॉयमेंट कब एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लीव एक्सेप्ट नहीं कर सकता वाइल जब वो छुट्टी पे रहेगा, तो कौन नहीं कर सकता? अकाउंटेंट, मेडिकल प्रैक्टिशनर और लीगल प्रैक्टिशनर। एग्जामिनर जो है, ये जो जॉब है वो वाले बस नहीं करेंगे, बाकी सारे कर सकते हैं। ये कौन हमें बताता है? रूल नंबर 13। The leave sanctioning authority can waive the production of medical certificate in case of an application for leave on medical ground if the period of leave applied for is less than 3 days। ठीक है। Rule number 19(6). A government servant who had reached maximum of 3 days on 1st July had availed earned leave for 10 days during February, how many days earned leave will be shown in the leave account as on 30 June? अब देखो, जैसे कि हाफ पे लीव दो बार आता है मंथ में, एक बार जनवरी में और एक बार जनवरी में आता है आपका, और एक बार जुलाई में आता है। तो जुलाई में काउंट होता है, तो उसके पास ये कह रहा है कि आपका 300 डे है, आपका रीच कर जाता है, मतलब ख़त्म होने वाला है आपका 1 जुलाई तक। ठीक है, तो वापस से फिर जनवरी में 15 दिन, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम देखे थे 15 दिन एडवांस में ऐड होता है। और इसको ध्यान करेंगे, हम 315 नहीं लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 300 + 15। इसको जोड़ के 315 नहीं लिख देना है, इसको अलग अलग ही रहने देना है। तो ठीक है, 1 जनवरी को आपका 300 + 15 हो गया। 28 फरवरी को कहा कि 10 लीव चाहिए इसको, तो जैसे ही फरवरी में जाएगा तो पहले से जनवरी में कितना था 300 + 15, फरवरी में 10 इसको चाहिए, तो कितना हो जाएगा 300 + 15 और माइनस का 10, क्योंकि 10 दिन का छुट्टी इनको चाहिए। अब बाकी कैलकुलेशन करने के बाद 300 एज इट इज़ रहेगा, 15-10 में कैलकुलेट हम लोग कर लेंगे तो वो बचेगा 5 दिन। तो 30 जून, मतलब 30 जून तक कितना आ जाएगा आपका? 30 जून तक आ जाएगा, क्योंकि जुलाई में तो फिर से आपका नया क्रेडिट होगा ना, तो जून में आ जाएगा आपका 300 + 5 डेज। क्वेश्चन नंबर 26, अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट सुपरन्यूशन एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ 300 earned leave during his service, he had availed 60 days of encashment of earned leave while availing LTC, how many days will he eligible for encashment or leave on date of his retirement? तो उसने उन्होंने LTC लिया है 60 दिन का, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका 300 दिन का मिलता है तो आपको 300 दिन का ही मिलेगा। 27, if a government servant resign on 30 December, how many day of earned leave will be entitled to during the हाफ ईयर? अब देखो हाफ ईयर का क्या फंडा है, हाफ ईयर जैसे बताया, हाफ ईयर मतलब 6 महीने का। ठीक है, अब जैसे ये इन्होंने एक दिन पहले भी कर दिया ना, एक दिन पहले, तो इन्हें वो कम हो जाएगा। अगर दिसंबर पूरा करके ये छुट्टी लेते तो ठीक रहता, इनको 15 दिन मिल जाता, बट इन्होंने एक दिन पहले किया है, तो आप याद रखोगे कि एक दिन पहले करो या कुछ दिन पहले करो, आपको फिर डेज़ कमेंगे। एडजेक्ट रहते तो 15 डे एडवांस में मिल जाते हैं, जैसे कि पिछले 3-4 क्वेश्चन में हम लोग ने देखा, बात हो रहा था, तो 15 डेज़ एडवांस में मिलते हैं। तो जैसे आप जनवरी में चले जाते तो आपको 15 दिन मिल जाते हैं, बट ऐसे मिलेंगे आपको बस 13 दिन। 28, इफ़ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैड अवेल्ड EOL on private ground for 100 days during the previous half year, how many days of EL is he entitled for the community on next year? अब देखो यहाँ पे दो टर्म आ रहा है, एक EOL आ रहा है, तो EL में क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव चाहिए उनको, मतलब कुछ ज़्यादा ही बड़ा या कुछ ज़्यादा ही स्पेसिफिक रीजन को लेके आप बोल सकते हो, वो लीव चाहिए उनको प्राइवेट ग्राउंड पे 100 दिन के लिए चाहिए लीव। 100 दिन मतलब मान रहे हो कि 3 महीना प्लस हो जा रहा है। ड्यूरिंग द प्रीवियस हाफ ईयर, हाउ मेनी डेज ऑफ EL इज इंटाइटल्ड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द नेक्स्ट ईयर? तो प्रीवियस ईयर का जो बचा हुआ है उसमें कितना वो इंटाइटल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब पिछले छुट्टी जो बचे हुए हैं वो उसमें वो कितना इंक्लूड कर सकते हैं, तो 5 दिन उसमें से जाता है। 29, इफ़ ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैड अवेल्ड EOL ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर 180 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस हाफ ईयर, हाउ मेनी डेज ऑफ EL इफ़ ही इंटाइटल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट हाफ ईयर? दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बट इसमें कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, वहाँ प्रीवियस था, यहाँ आपको बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट हाफ ईयर है।
A government servant remained absent willfully after leave for 60 days during the previous half year, which is treated as dies non. How many days of EL admissible to him at the beginning of next half year? 9 days. बिल्कुल कम जाता है ना. आप अगर रिमेन एबसेंट हो, जबकि आपका छुट्टी पूरा हो गया, फिर भी आप 60 दिन तक अगर एबसेंट रहते हो प्रीवियस हाफ ईयर में, तो वो आपको ट्रीट इस तरीके से किया जाएगा कि आपका छुट्टियाँ कम हो जाएगा. बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट हाफ ईयर जो 15 मिलना था उसकी जगह आपको 9 मिलेगा. ठीक है. What is the maximum number of days of EL that can be granted to a government servant at a time in one spell? एक स्पेल में आपको एक साथ कितना का मिल सकता है अर्न लीव? तो आपको एट अ टाइम एक बार में 180 डे का मिल सकता है. क्वेश्चन नंबर 32. A government servant has requested a credit of an availed joining time of 6 days to his EL account, which has a balance of 295 days of the EL on the 13 June. How many days of EL will be at his credit as on 1 जुलाई? ये क्वेश्चन मैंने डाल दिया, बट ये क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा, कन्फर्म रहो. बट फिर भी ठीक है, समझ लेते हैं. तो आंसर देख रहे हो 300 प्लस 15 300 डेज आपका एक होता है अर्न लीव, आपको इतना मिलता ही है. ठीक है. अब इधर 295 है, 5 उधर हो गया, और इधर आपका 6, 11 और 30 जून बोल रहा है, तो वापस से आपका जो क्रेडिट होता है एडवांस में वो चला जाएगा. तो ओवरऑल जब आप कैलकुलेट करोगे 1 जुलाई को, ठीक है, ओवरऑल जब आप अर्न लीव कैलकुलेट करोगे 1 जुलाई, क्योंकि एक पीरियड आपका जनवरी में होता है, एक पीरियड आपका जुलाई से होता है. ठीक है. तो जुलाई से जनवरी वाला पीरियड में आप जनवरी में एंटर कर जा रहे हो, तो एंटर कर जा रहे हो मतलब आपका 15 डेज़, वहाँ तक 300 डेज़ आपका कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. यहाँ 295 था, यहाँ 6 डेज़ था. 295 6 को आप करोगे तो एक दिन तो जाएगा, तो उसमें 300 हो रहा है. और जैसे ही आप 1 जुलाई में घुसते हो, आपका जनवरी से लेके अगर आप 30 जून भी रहते, ठीक है, तो ये 15 डेज़ ऐड नहीं होते. वो आंसर सिर्फ आपका हो जाता बी वाला 300 डेज. बट आप जुलाई में एंटर कर जा रहे हो, तो आपका 15 डेज़ एडवांस का जो मिलता है वो मिल जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 300 प्लस 15 डेज. 33. व्हाट इज़ द रेट ऑफ क्रेडिट ऑफ हाफ पे लीव? अब आ गया ना HPL आपका, फॉर ईच कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ ऑफ सर्विस ऑफ ए गवर्नमेंट. हाफ पे लीव आपका ईच मंथ का कैलकुलेट करो तो 5/3 होता है. ठीक है. कितना होता है? 5/3. इफ गवर्नमेंट सबमिट अवेल 90 days ऑफ EOL ऑन प्राइवेट ग्राउंड ड्यूरिंग द प्रीवियस हाफ ईयर, व्हाट विल द एंटाइटलमेंट ऑफ HPL ड्यूरिंग द नेक्स्ट हाफ ईयर? 5 days का ही होगा. What is the maximum limit of availing HPL by a government servant during the entire service? No limit. इसका कोई लिमिट नहीं होता है. हाफ पे लीव का आपका कोई भी लिमिट सेट नहीं है. What is the maximum number of days of commuted leave that can be granted to a female employee with medical certificate in the communication of maternity leave? कितना हाई मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज आपको कम्यूटेड लीव मिल सकता है? तो वो आपका 60 डेज़ मिल सकता है. एक फीमेल एम्प्लॉय के बारे में बात किया गया है मेडिकल सर्टिफिकेट पे, जो मैटरनिटी लीव अगर चाहिए तो आपको 2 महीने की छुट्टी मिल सकती है. What is the maximum period of leave not due on medical certificate that can be granted to employee during the entire service? आपको 360 दिन का छुट्टी ऐसे मिल सकता है बिना मेडिकल लीव के. और ये आपका कौन सा रूल कहता है? देखो रूल नंबर 31(1). What leave salary is payable to government servant who is sanctioned leave not due? ये आपका कर सकता है एज इन केस ऑफ HPL, मतलब हाफ पे लीव के केस में ये वैलिड रहेगा, बाकी EL में नहीं रहेगा, CL में नहीं रहेगा. नो लीव सैलरी इज पेएबल, इसमें भी नहीं होगा. What leave salary is payable to a government servant who had been sanctioned EOL with medical certificate? मतलब एक लीव सैलरी कितना पेबल हो सकता है गवर्नमेंट सर्वेंट को जो भी EOL सैंक्शन किया है मेडिकल सर्टिफिकेट पे? इसके लिए कोई भी लीव सैलरी नहीं होगा. व्हाट इज़ द परमिसिबल लिमिट ऑफ अर्नड लीव दैट कैन बी इनकैश्ड एट वन टाइम विद द गवर्नमेंट सर्वेंट प्रोसेस टू अवेल ETC? एक टाइम में, मतलब वही क्वेश्चन है कि एक बार में आप अर्न लीव कितने का इनकैश करा सकते हो इन पर्पस टू अवेल LTC? अगर आपको LTC चाहिए तब आप मैक्सिमम 10 डेज़ का ले सकते हो. What is the minimum balance? What is the minimum balance of earned leave that should be available at credit when government servant want to encash earned leave at the time of availing LTC? 30 days. A government servant who retired voluntarily does not have any EL at his credit and wants to commute his HPL for encashment of leave. सैलरी ऑफ HPL इज इट परमिसेबल? देखो अगर आपके पास 4 ऑप्शन, यस अप टू 300 डेज, अप टू 150, नो कम्युनिकेशन. इसमें आपका हो जाएगा कि इस केस में क्या है कि आपका कम्युनिकेशन ऑफ HPL हाफ पे लीव आपका इस पे नहीं बनेगा. क्वेश्चन नंबर 44.
हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर ग्रांट ऑफ कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव एट द क्रेडिट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, हेड ऑफ ऑफिस, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, अथॉरिटी ऑफ होम पावर टू ग्रांट लीव। तो जनरल सा बात है ना, जिनके पास पावर्स है जो ग्रांट लीव को दे सकते हैं वही तो करेंगे। 45 what is the maximum period up to which maternity leave can be granted to a female government servant who is unmarried। अब देखो बात है यहाँ पे लिखा है साफ साफ who is unmarried, फीमेल को है बट वो मैरिड नहीं है। what is the maximum period of the which maternity leave can be leave granted to female, मतलब एक फीमेल है तो मैटरनिटी लीव उनको मिल सकता है बट वो मैरिड नहीं है तो उनको उतना नहीं मिलेगा जितना मिलता था किनको, मैरिड वुमेन को। तो इनको कितना हाईएस्ट मिल सकता है, मिल सकता है आपका 180 डेज। अ फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ 4 सर्वाइविंग चिल्ड्रन रिक्वेस्टेड फॉर सैंक्शन ऑफ मैटरनिटी लीव ऑन अकाउंट ऑफ अबॉर्शन अलॉन्ग विथ MC इज सी एलिजिबल फॉर सच रिक्वेस्ट एलिजिबल नॉन सेक्रेटरी 45। देखो इसमें क्या है ना कि जो 4 बच्चों से ज़्यादा है, मतलब सर्वाइविंग 4 चिल्ड्रंस है, अब तो रूल आ गया ना वो टू चाइल्ड्स वाला। तो अब क्या है कि इनका क्या 4 सर्वाइविंग चिल्ड्रन है, मतलब ये इनके पास 4 सर्वाइविंग चिल्ड्रन है, मतलब 4 हैं रिक्वेस्ट फॉर सैंक्शन और इनको मैटरनिटी लीव चाहिए। ठीक है, तो ये एलिजिबल हैं बट 5 डेज इंटायर सर्विस, मतलब पूरे सर्विस में ये 45 दिन से ज़्यादा उस पर छुट्टी नहीं ले सकती हैं। ठीक है, और रूल कौन सा कहता है ये, रूल नंबर 43(3) टू विच लीव अकाउंट मैटरनिटी लीव इज़ टू बी डेबिटेड, टू विच लीव अकाउंट मैटरनिटी लीव इज टू, मतलब कौन से लीव से आपका कोई सा भी लीव अकाउंट इसका नहीं होता मैटरनिटी लीव का। ठीक है, 48 इफ पैटर्निटी लीव इज़ नॉट अवेल्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट व्हाट विल हैपन टू सच लीव। अगर आप नहीं ले सकते हो पैटर्निटी लीव, अगर आप नहीं अवेल कर रहे हो मतलब नहीं यूज़ कर रहे हो उसका, तो उसका कुछ नहीं होता, वो लैप्स कर जाएगा, मतलब उसका कोई इनकैशमेंट नहीं होता, उस लीव का आपका पैसे में नहीं बदलेगा या कोई कहीं से कोई एक्सचेंज नहीं है। वो जो आपका लीव अगर आप नहीं लिए या कोई कारण ही नहीं बनता लेने का, तो आप नहीं लिए किसी कारण से, तो वो जो है आपका लैप्स कर जाएगा, मतलब वो ख़त्म हो जाएगा। 49 व्हाट इज़ द एज लिमिट ऑफ चाइल्ड स्टिपुलेटेड फॉर ग्रांट ऑफ चाइल्ड अडॉप्शन लीव। ठीक है, तो ये जो एज लिमिट है चाइल्ड लीव आपका कब मिलता है, मतलब आपका 1 साल के बच्चे, बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, 1 साल के नीचे से बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हो तब आपको मिलेगा। A male government servant who has 2 surviving children has requested for sanction of paternity leave in respect of a child taken as ward under the Guardian and Ward Act. Is he entitled to such kind of leave? इस टाइप में आपको लीव नहीं मिलेगा। ठीक है, मेल चिल्ड्रन को जनरली, मेल पर्सन को जनरली इन सब तरह का लीव वैसे नहीं मिलता, बट वहाँ जब सिंगल जहाँ पे बात आती है कि मदर नहीं है या फिर बच्चा कहीं बाहर रह रहा है, तो उस केस में एक स्पेशल आगे आएगा मे बी, तो वहाँ मिल सकता है। बट यहाँ पे इस केस में नहीं मिलेगा कि 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन हैं, उन्होंने पैटर्निटी लीव का सैंक्शन का रिक्वेस्ट किया है और वो चाइल्ड टेकन एज वार्ड अंडर द गार्डियन, मतलब गार्डियन एक्ट या वार्ड एक्ट के तहत उन्होंने किया है, बट वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन हम लोग पूरे कर चुके हैं, बचा हुआ 50 क्वेश्चन और है, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ चाइल्ड केयर लीव अलाउड ड्यूरिंग द इंटायर सर्विस ऑफ फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब चाइल्ड केयर लीव जो CCL होगा वो मैक्सिमम कितने दिन तक अलाउ करेगा फीमेल के इंटायर सर्विस में, वो होगा 730 डेज़ के लिए, मतलब 2 साल। In case of maternity leave has not been availed by an employee, how many days of special maternity leave may be granted from the date of death of the child during delivery process or stillbirth? 60 डेज़ का मिलता है, मतलब अगर उन्होंने मैटरनिटी लीव अवेल नहीं किया है और स्पेशल मैटरनिटी लीव उनको चाहिए, मतलब स्पेशल इन द सेंस कोई स्पेशल केस बनेगा तभी तो, उन्होंने नहीं लिया था बट अब एट अ टाइम ऑफ बर्थ अगर बच्चे का डेथ हो जाता है या डिलीवरी प्रोसेस में कुछ या फिर स्टिल बर्थ मतलब होने वाला है, तो तब आपको एट अ टाइम आपको 60 डेज़ तक का मिल सकता है। 53 in case of special maternity leave the condition of death of a child soon after birth may be defined as up to 20 days after birth, मतलब आपका बर्थ का 28 दिन बाद का ले सकता है। 54 मेंशन द डेट फ्रॉम विच चाइल्ड केयर लीव केम इनटू इफेक्ट, मतलब CCL, ये क्वेश्चन आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेट इसमें मेंशन कर रखा है कि CCL जो है ये जो लीव है वो इफेक्ट में कब आया था, मतलब कब से मिलना शुरू हुआ था। तो आप 1 सितंबर 2008 से ये लागू हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट विल बी द लीव सैलरी पेएबल इन कैश ऑफ चाइल्ड केयर लीव अवेल्ड बाय वुमेन एम्प्लॉय। मतलब कि लीव सैलरी पेएबल मतलब लीव का जो सैलरी होगा वो कितना पेएबल होगा एक वुमेन एम्प्लॉय को चाइल्ड केयर लीव के लिए। 100% ऑफ सैलरी फॉर फर्स्ट 80%। 2 साल का तो लीव होता है, ठीक है, 2 साल का लीव आप ले सकते हो इस बेसिस पे कि आपको चाइल्ड केयर लीव चाहिए, ठीक है। तो आपका जो पहला 365 दिन होगा, मतलब 730 दिन का मिलता है ना, तो पहला 365 दिन का जो होगा वो आपको 100% सैलरी मिलेगा। बाद वाला जो 365 दिन होगा उसमें आपको सैलरी का 80% ही मिलेगा। तो सही है, मतलब कुछ ख़राब भी नहीं है कि यार 730 दिन आप छुट्टी ले रहे हो, 730 दिन ले रहे हो और आपको 200% सैलरी मिलना था बट 180% मिल रहा है, तो कोई लॉस भी नहीं है ना। आप बिना काम किए हुए अगर 180% सैलरी आप ले ही ले रहे हो तो मतलब कोई लॉस तो है नहीं। तो अच्छी चीज़ है ये कि अगर आप उस स्टैंड पे आप लीव ले रहे हो चाइल्ड केयर लीव के लिए तो आपको पहले 365 का 100% पेमेंट मिलेगा, बिल्कुल डिडक्ट नहीं होगा, और लास्ट वाले 365 डेज में 80% मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, आइडेंटिफाई द रूल विच डील्स विथ ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव टू एन अग्रीवाइड फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग इंक्वायरी ऑन सेक्शुअल हरासमेंट। ये कौन सा रूल कहता है आपका? ये रूल नंबर 48 कहता है। What is the minimum period of service required for sanction of the study leave? मिनिमम पीरियड ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड मतलब आप स्टडी लीव कब ले सकते हो? स्टडी लीव आप तब ले सकते हो जब आपने 5 साल का नौकरी कर लिया है। सिंस व्हेन इज़ द स्पेशल मैटरनिटी लीव एप्लीकेबल आफ्टर द डेथ ऑफ ए चाइल्ड? व्हेन कब से स्पेशल मैटरनिटी आया, मतलब डेथ स्पेशल मैटरनिटी लीव तभी मिलता है ना जब बर्थ के टाइम पे बच्चे का डेथ हो जाता है। तो ये जो रूल है वो कब से आया? ये हुआ आपका 2 सितंबर 2022 से। क्वेश्चन नंबर 59, what is the maximum number of days of casual leave that can be granted to a government servant at any one time? ठीक है, मतलब मैक्सिमम नंबर कैजुअल लीव दैट कैन बी ग्रांटेड टू एट एक टाइम पे कितना कैजुअल लीव आपको सीएल मिल सकता है? वो आपका 5 मिल सकता है, ठीक है। तो आपको जब छुट्टी लेना होता है ना, वो आपको सब कुछ मिला के देखना पड़ता है कि मेरा ईएल कितना बच रहा है, सीएल कितना बच रहा है। वो छुट्टी लेने टाइम बहुत कुछ ऐसे मिलाना पड़ता है कि भाई इतना बच रहा है, आगे छुट्टी लेना आपका ज़रूरत पड़े तो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 60, what is the number of additional special casual leave admissible to a government servant who has disability to meet the requirements relating to his disability? 4 डेज़ का मिल सकता है आपको इस पर एडिशनल स्पेशल कॉज लीव, मतलब सीएल जो आपको स्पेशल केस में अगर आपको सीएल चाहिए तो वो मैक्सिमम 4 डेज़ के लिए आपको मिल सकता है। What is the maximum period of special cause leave that can be granted to a male government servant who has undergone operation फर्स्ट टाइम अंडर द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम? मतलब ये जो आपको लिखा है ना वैसीटोमी ऑपरेशन, इसका हिंदी अगर जानना चाहो तो इसका हिंदी होता है नसबंदी। जो अगर मेल पर्सन अगर ये कराता है तो वो 5 डेज़ का वर्किंग फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंडर अगर पहली बार है तो 5 दिन का मैक्सिमम लीव आपको स्पेशल कॉज लीव मिल सकता है। 62, what is the maximum period of special cause leave that the admissible to a female employee who is undergone to? अब देखो यही बात वहाँ लिखा था तो अब ये फीमेल वाला बात लिखा है कि अगर इनमें वो केस है फीमेल्स में तो उनको कितने दिन के लिए मिल सकता है? उनको 10 डेज़ के लिए मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 63, a woman employee has requested for grant of special casual leave for as her husband was undergone vascular operation। अब ये है कि एक वुमेन, मान लो कि एक वुमेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और उनके हस्बैंड का अगर उस टाइप का कोई ऑपरेशन है, मतलब जो नसबंदी का ऑपरेशन है, हाउ मेनी उनको कितने दिन के लिए ले सकता है? 1 डे ऑन द डेट ऑफ ऑपरेशन। बस उनको डेट ऑफ ऑपरेशन पे ही वो छुट्टी मिलेगा, मतलब जिस दिन ऑपरेशन है बस उस दिन मिलेगा। 64, what is the minimum distance between the place of duty and the residence of a government servant stipulated for grant of special cause leave in the case of failure of transport on account of बांध? देखो मिनिमम जो आपको दूरी होनी चाहिए वो आप कब ग्रांट करेगा? ऑफिस से आपके घर के बीच में एकोमोडेशन जहाँ पे आपका होगा उसके दूरी कितना होना चाहिए? मोर देन 3 माइल्स, मतलब 3 माइल से ज़्यादा का होना चाहिए, तब वो ग्रांट करेगा। What is the maximum entitlement of special cause leave to a government servant who has associated with the activities of Sant John Ambulance Brigade during a कैलेंडर? मतलब यहाँ से जो आपका संत जोन एम्बुलेंस ब्रिगेड रहेंगे उनको एक मैक्सिमम कैलेंडर ईयर में स्पेशल कॉज लीव कितना मिल सकता है? वो आपको मिल सकता है 7 डेज़ का। क्वेश्चन नंबर 66, हाउ मेनी डेज ऑफ स्पेशल सीएल इन ए कैलेंडर ईयर इज गवर्नमेंट सर्वेंट विथ disabilities entitled for the participation in the training workshop related to disability and development programs
ऑर्गेनाइज्ड एट नेशनल लेवल। 10 दिन का CL आपको इसके लिए भी मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू चाइल्ड केयर लीव ग्रांटेड टू वुमेन एम्प्लॉय। अब देखो 4 सेंटेंस आपको दे दिए गए और CCL के बारे में बोला है कि कौन सा उसके लिए सही नहीं है। ठीक है, तो एन एम्प्लॉय ऑन CCL मे बी परमिटेड टू लीव हेडक्वार्टर्स, LTC में भी अवेल्ड वाइल ऑन CLC। तो बिल्कुल गलत है, पहला वाला तो नहीं कर सकता, आप हेडक्वार्टर छोड़ नहीं सकते। LTC आप CCL पे हो तो आप LTC अवेल बिल्कुल नहीं कर सकते। एन एम्प्लॉय ऑन CCL मे बी परमिटेड टू प्रोसीड ऑन फॉरेन ट्रैवल बिल्कुल नहीं कर सकते। CCL में आपको परमिटेड नहीं है कि आप चाइल्ड केयर लीव के लिए गए हो आप फॉरेन ट्रैवल करो, नहीं है आपके लिए परमिसेबल। एन एम्प्लॉय हैज़ टू अवेल ए मिनिमम ऑफ 15 डेज CCL, आपको 15 दिन का CCL आपको अब आप कर सकते हो मैक्सिमम, तो ये आप एट अ टाइम। तो ये जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी है इसका आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, इंडिकेट द रूल ऑफ रिकॉल टू ड्यूटी बिफोर एक्सपायरी ऑफ लीव। मतलब रिकॉल द ड्यूटी मतलब जब लीव आपका ख़त्म हो जाए तो आप पहले अपना रिकॉल कर लो, तो वो रूल नंबर कौन सा बताता है? रूल नंबर आपका 23। 69, क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ EL accumulation इन एडिशन टू द नंबर ऑफ डेज इनकैस्ड अलॉन्ग विथ LTC? 300 डेज। EL का तो बात हुआ था, EL का मैक्सिमम, EL में जो क्वेश्चन आया ना जहाँ पे आपको ये सब ना दिया रहा है कि जून जनवरी और वो हाफ ईयरली वाला, तब आप 300 ऑप्शन मार सकते हो। क्वेश्चन नंबर 70 हम लोग पहुँच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द EL एट क्रेडिट 36/2022 इफ गवर्नमेंट सर्वेंट ज्वाइन ड्यूटी ऑन 2 मार्च 2022। तो आपका चेंज होता है ना EL, देखो अर्न लीव जो होता है वो फिर जनवरी और जुलाई में होता है, तो आपने मार्च में ज्वाइन किया है, पूछ रहा है कि 30 जून को कितना होगा, तो आपका इस बेसिस पे कैलकुलेशन आपका कितना बनेगा? आपका 8 दिन का बनेगा। A government servant retired on superannuation on 31/8/2022. His leave as credit of 30/6/22 was 280 days. What will be the total EL at credit on encashment of 31/8 and 31/8/2022? इनका 280 डेज लीव क्रेडिट था, तो 5 डेज और बढ़ जाएंगे तो वो हो जाएगा इनका 285। 72, मिस्टर आलोक वॉज हैविंग, अब देखो जैसे ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये क्वेश्चन हो गया नहीं, ये वाला नहीं, ऐसा 1-2 क्वेश्चन और आया था ना पहले, एक ये 71 हो गया, ये जो अब होगा जो 72 होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे नहीं जनरली, बट फिर भी जानकारी जितना मैंने बताया वो EL को लेके कैसे 6-6 महीना का होता है उतना भी जान लोगे तो आपके लिए काफ़ी है। मिस्टर आलोक, ये क्वेश्चन आपका वैसे भी नहीं आने वाला बट फिर भी देख लेते हैं। मिस्टर आलोक वॉज हैविंग 244 SPL बोले तो क्या है? हाफ पे लीव। हाफ पे लीव जैसे मैंने बताया साल में 20 दिन का मिलता है, 20 डेज पर ईयर मिलता है, जनवरी में 10 मिलता है और जुलाई में 10 मिलता है, इतना। तो ही वॉज एन अनऑथराइज एब्सेंस ऑफ पीरियड ऑफ 2-3। अब इसमें क्या होता है, डेट ही मैटर करता है बहुत ज़्यादा। देखो अब 3 डेट आपका जनवरी के अंदर आ रहा है, 1 डेट आपका जुलाई के बाद जा रहा है, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन होता है, उस हिसाब से कैलकुलेशन करोगे तो 240 डेज आपके पास ऑलरेडी हैं, उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपका फिर बन जाता है आगे जाके 248। इफ़ L&D is granted to a government servant and he dies without returning to duty, what is quantum of leave salary to be recovered? No leave salary to be recovered, कोई भी leave salary recovered नहीं होगा। Which of the allowance will be taken into account for the purpose of calculating encashment of leave salary? HRA, headquarter allowance, कोई भी allowance इसके लिए मतलब कुछ भी नहीं होता। What kind of leave is not eligible for drawal of any leave salary? कौन सा जो लीव होता है वो लीव सैलरी के लिए एलिजिबल नहीं होता निकालने का, तो वो EL एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव में आप नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 76, Central government staff are permitted to encash 10 days EL at a time of availing LTC. A balance of EL that should be available at credit after taking into account the period of encashment as well as leave should be at least 30 दिन का होना चाहिए, कम से कम। एट लीस्ट बोला है ना, तो कम से कम 30 डेज का। इन विच लीव अकाउंट विल मैटरनिटी लीव विल बी डेबिटेड? कौन से लीव अकाउंट से मैटरनिटी लीव डेबिट होगा? EL से, HPL से या L&D से? ठीक है। इन विच लीव अकाउंट विल मैटरनिटी लीव नॉट बी डेबिटेड, मतलब कौन से लीव अकाउंट से मैटरनिटी लीव डेबिट नहीं होगा। ठीक है, तो EL से, HPL से, L&D से। L&D का भी फुल
फुल फॉर्म बता दूं तो लीव नॉट ड्यू होता है इसमें, मतलब आपका लीव नॉट ड्यू, मतलब लीव जो है अब भी अगर आप लीव लेते हो तो आपका कोई भी ड्यू नहीं रहेगा, उसके रिगार्डिंग आपका कोई ड्यू नहीं बचेगा। तो इसमें इसका जो डेबिट होता है वो किसी तरह के लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, हाउ मेनी डेज ऑफ पैटर्निटी लीव विल बी ए मेल गवर्नमेंट सर्वेंट बी एलिजिबल टू। पैटर्निटी लीव अगर मिल सकता है तो आपके गवर्नमेंट सर्वेंट को हाईली किसी केस पे अगर अच्छा केस बनता है तो आपको 15 दिन का मिल सकता है मेल पर्सन को। 79, whether child adoption leave is admissible to female employee already having 2 surviving child। नहीं, अगर आपके पास 2 बच्चे ऑलरेडी हैं, 2 चाइल्ड्स आपके पास हैं, सर्वाइविंग चाइल्ड हैं, तब आपको चाइल्ड अडॉप्शन का लीव नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 80, CCS leave rules 1972 shall be applicable to the government following government servants, member of all India service, railway servants, daily rated of the part time appointees, किसी को नहीं। Leave cannot be denied to an official during his last year of his service 10 years, मतलब जब उसके आखिरी 10 साल होंगे ना सर्विस के, तब उसे लीव डिनाई नहीं कर सकते आप। तब वो अगर छुट्टी मांगता है तब आपको उसको छुट्टी देना होगा। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज़ द टाइम लिमिट फॉर कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव इनटू अनदर वाइल रीज्वाइनिंग ड्यूटी। 30 डेज़ का मतलब आप एक लीव लेके आते हो तो आपको उसके बाद कम से कम 30 दिन तो काम करना है, उसके बाद आप एलिजिबल हो दूसरा लीव लेने के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि आज आपने छुट्टी लिया, 10 दिन का छुट्टी लिया और फिर आके 10 दिन काम किया और फिर अगला 10 दिन आपको छुट्टी चाहिए, तो वैसा आप नहीं कर सकते। ये आपका कौन सा रूल बताता है? ये रूल नंबर 10। व्हाट विल बी द इफेक्ट if a government servant remain absent for a continuous period exceeding 5 years other than one on foreign service without valid reason deemed to have resigned from service। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट फॉरेन सर्विसेज के अलावा अगर 5 साल से ज़्यादा एब्सेंट रह जाता है तो उसे क्या मान लिया जाएगा कि उसने रिज़ाइन, उसे मान लिया जाएगा कि उसे जॉब से रिज़ाइन मतलब इस्तीफ़ा दे दिया गया है। 84, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस लीव शुड नॉट बी ग्रांटेड बाय कॉम्पिटेंट पनिशिंग अथॉरिटी इन केस ऑफ डिसमिसल, रिमूवल, कंपलसरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस। अब देखो, एक रिटायरमेंट होता है कंपलसरी, मतलब आपको एक एज आ जाता है, आपका जॉब अब ख़त्म होने वाला है। रिमूवल मतलब आपको हटा दिया जा रहा है, डिसमिसल, तो ये सारे ही केस में आपको लीव नहीं मिलेंगे। लीव शुड नॉट बी सैंक्शन ड्यूरिंग, लीव आपको कब नहीं मिलेगा? आप ट्रांसफ़र के समय मिलेगा, टूर के समय मिलेगा, ज्वाइनिंग टाइम के समय मिलेगा। सस्पेंशन, जब आप सस्पेंडेड हो, किसी भी केस में अगर आप सस्पेंडेड पाए जाते हो, सस्पेंशन में हो, सस्पेंशन पीरियड में आपको लीव सैंक्शन नहीं होगा। वाइल क्रेडिट इज़ अफोर्डेड to leave account, it is reduced by 1/10 of any period of EOL dies non during the previous half year subject to maximum of 15 days तक ये होगा। क्वेश्चन नंबर 87, overstay of leave regularized by grant of EOL normally shall not count for increment, ये आपका आंसर हो जाएगा। अदर भी देखो, काउंट फॉर इंक्रीमेंट नहीं, ट्रीटेड एज ड्यूटी बाय काउंटेड फॉर द इंक्रीमेंट नहीं, इसका आंसर क्या आपको हो जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर बी, नॉट काउंट फॉर इंक्रीमेंट, मतलब इंक्रीमेंट मतलब बढ़ नहीं सकता। इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव विद अ बैलेंस ऑफ 34 day EL on account on availing LTC for the first time is limited to 4 days। चाइल्ड केयर लीव इज़ अलाउड टू सिंगल मेल पेरेंट, मतलब देखो यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन आप पढ़ोगे। ऐसे तो चाइल्ड केयर लीव सिर्फ मिलेगा वुमेंस को, मैंने कहा था ना एक सिंगल मेल पेरेंट वाला क्वेश्चन आएगा। तो देखो ऐसे तो चाइल्ड केयर लीव मिलेगा किसको? वुमेन को मिलेगा। बट ऑप्शन आप देख लो, सारे ऑप्शन क्या हैं? मेल एम्प्लॉय, सिंगल मेल पेरेंट, ऑल एम्प्लॉय, सिंगल मदर विथ अ सन एज 20 ईयर्स, जब उसका सन ही हो गया है 20 साल के ज़्यादा का, 18 साल, एक किसी लेडी का जो क्या कहा गया कि 18 के नीचे वालों को ही मिलेगा CCL, तो एज हो चुका है 20 साल का तो मिलेगा नहीं। दूसरा बात, ऑल एम्प्लॉयज़ में हम ले ही नहीं सकते, ऑल एम्प्लॉयज़ किसी भी एम्प्लॉय को थोड़ी मिल जाएगा। मेल एम्प्लॉय जनरली नहीं मिलेगा। हाँ, सिंगल मेल पेरेंट लिखा है तो फिर इस केस में जो आंसर है आपका ये है। यहाँ पर अगर वुमेन लिख देता ना, सिर्फ वुमेन, या लिखता वुमेन विथ सन एज्ड बिलो 18 ईयर्स, तब आपको वो ऑप्शन हो जाता। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है थोड़ा बहुत। क्वेश्चन नंबर 90, अब हमारे लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हैं। तो जो लोग अब तक वीडियो में पेशेंस के साथ वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और मेरे लिए भी थोड़ा आप लाइक शेयर कर दो ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ कि मैं आगे आपके लिए वीडियो लेके आ सकूँ। ठीक है, तो लीव
cannot be claimed as of right. However, leave should not be ordinary he denied during last 10 of year. मतलब अभी एक क्वेश्चन आया था ना कि आपका लास्ट 10 सर्विस का जो लास्ट 10 साल बचेगा तब वो डिनाई नहीं कर सकते. क्वेश्चन नंबर 91. Which of the following kind of leave can be combined with leave of any other kind? चाइल्ड केयर लीव, मैटर्निटी. अभी देखो सारा ही लीव मतलब स्पेशल लीव में आता है, चाइल्ड केयर का, मैटर्निटी का, स्टडी लीव का, तो ये सब आपस में कंबाइन किया जा सकता है. 92. What is the period of which a government servant is expected to serve the government if is granted to study leave for 36 मंथ. अगर आपको 36 महीने का चाहिए, वो एक खास में CHS को मिलता है, तो उसमें आपको कितने साल का ड्यूटी करना पड़ेगा? तो 3 साल का. A bond executed by a government servant availing study leave can be transferred from central government to none of the. इस जो स्टेट गवर्नमेंट दिया है, PSU नहीं, ऑटोनोमस बॉडी नहीं, इन तीनों में से तो कोई नहीं. एन एप्लीकेशन फॉर लीव अंडर CCS लीव रूल हैज़ टू बी मेड इन फॉर्म 1. ये याद रखोगे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो सकता है. जनरली जो सारे गवर्नमेंट में आते हैं गवर्नमेंट फॉर्म, तो या तो अनेक्चर 9-10 में या 3-4 में आता है, या फिर फॉर्म 1 में आता है. 95. हाउ मच पे एंड अलाउंस विल बी ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ऑन अकाउंट ऑफ द व्रिल. तो ये जो अब पीरियड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन में आपको फुल पे एंड फुल अलाउंस मिलेगा, ठीक है, ऐसा कोई डिडक्शन आपका नहीं होगा. विच सेंटेंस इज ट्रू इन रिस्पेक्ट टू व्रिल. अब देखो व्रिल क्या है ये भी आप जान लो. वो होता है वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी. मतलब आप वो बीमार हो या किसी तरह से मतलब बीमार मान लो, या कहीं पे दिक्कत हो गया, आप ऑफिस नहीं आ जा सकते हो, मान लो कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया, पैर में चोट है या सर्दी बुखार है, हॉस्पिटलाइज हो, इस केस में आता है. तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? नो EL HPL भी क्रेडिट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्प्लॉय इन और विल. अगर आप विल पे हो तो कोई भी EL HPL आप क्रेडिट नहीं कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 97. इंडिकेट द रूल फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथराइज्ड एब्सेंस. ये कौन सा रूल कहता है हमारा? मतलब आप एक अनऑथराइज्ड एब्सेंस को रेगुलेट कर रहे हो, मतलब हैबिट, जैसे हैबिचुअल होता है ना, हैबिट, मतलब आप एक तो आप अनऑथराइज्ड एब्सेंस पे हो, मतलब आपको किसी ने अथॉरिटी दिया ही नहीं है कि आप एब्सेंट हो, बट आप हो, ठीक है, और ऊपर से आप रेगुलर हो, मतलब लगातार हो, तो वो रूल कहता है आपका रूल नंबर 25. What will be the leave salary of an employee who avails HPL? कितना होगा? 50% अमाउंट HPL. EL का जितना अमाउंट बनता है उसका 50%. What leave salary is payable to a government servant who had been sanctioned EOL with medical certificate? अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ EOL अप्लाई करते हो तो आपको कोई भी लीव सैलरी नहीं मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 100. हम 100वें क्वेश्चन पे पहुंच गए. हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया था, हम लोग अब फाइनली पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे. व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव विच अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज परमिटेड टू टेक एज लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट. ठीक है, रिटायरमेंट की तैयारी करने के लिए, मतलब प्रिपरेशन करने के लिए आप कितने दिन का लीव ले सकते हो? तो आप ले सकते हो 300 डेज़ का. अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आएगा, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 101, एंड इसी के साथ ही हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज के वीडियो का. तो जो लोग भी एंड तक पहुँचे हैं उन्हें बहुत बहुत बधाई. कि काफ़ी लोग टिकते नहीं है ना इतने, मतलब वीडियो लंबा हो जाता है तो काफ़ी लोग बोर हो जाते हैं, और ये तो थोड़ा टॉपिक भी मतलब कौन पढ़ना चाहता है, जनरली लोग नहीं पढ़ना चाहते. तो बट एग्ज़ाम को लेके तो मेरा तो बनाना काम था भाई. तो आप अगर जिन भी गिने चुने बच्चे अगर यहाँ तक पहुँचे हैं उनको ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स. एंड देखो आखिरी क्वेश्चन भी हम लोग देख ही लेते हैं. द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ EL एंड HPL फॉर इनकैशमेंट ऑफ लीव सैलरी पेएबल टू द फैमिली ऑफ द डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट आर. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से आप समझोगे. देखो जो मैक्सिमम नंबर डे होगा किस चीज़ का? EL और HPL का. EL आपका अर्न लीव हो गया, HPL आपका हाफ पे लीव हो गया. वो इनकैशमेंट होगा, मतलब लीव सैलरी, मतलब जो आपका छुट्टी होगा, जो पेमेंट होगा वो कैसे बनेगा फैमिली में, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट आपका है तो वो होगा आपका 300 डेज़ का तो मिलता ही है. EL आपका बनता है ना 300 डेज़ के लिए, पूरा का पूरा EL जो कैलकुलेट होता है वो 300 डेज़ का ओवरऑल टोटल बनता है. ऑफ EL एंड HPL पुट टुगेदर वो 300 दिन का EL और HPL जो भी होगा वो एक साथ जोड़ दिया जाएगा.
तो यही थे आपके 101 क्वेश्चन, इसके आगे क्वेश्चन तो है नहीं। यू हैव रीच्ड द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये हमारा आखिरी पेज था और इसके साथ हमने पूरा 100 क्वेश्चन देख लिया है। पूरा 100 क्वेश्चन हम लोग देखे। यहाँ एक क्वेश्चन आपको बताना रह गया था। यहाँ जो होगा ये आप सुधार लोगे। 34 नंबर क्वेश्चन था, मुझे बाद में ध्यान है, यहाँ आंसर गलत टिक हो गया था, बस गलती से थोड़ा सा बी ना हो के यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा 10 डेज, ठीक है। बस एक ये छोटा सा मिस्टेक था जो उस टाइम मतलब फ्लो में रह गया था, फिर अभी ध्यान आया तो बता दे रहा हूँ कि ये जो बी ऑप्शन नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी हमने फिर 1 to लेक्स से 100 क्वेश्चन हमने देख लिया, 101 क्वेश्चन, तो 101 क्वेश्चन आपने कर लिया है। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिया है लगभग 60 से 70 क्वेश्चन, आपका वो कंडक्ट रूल पे था, ये आपका लीव रूल पे है। मैंने आईपीसी वाला भी करा रखा है, मैंने आपको एलटीसी वाला भी करा रखा है, मैंने आपको अलग से एक और लीव रूल करा रखा है, फिर मैंने आपको सब कुछ मतलब एक मोटा मोटी मैंने आपको हर एक टॉपिक से क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। और भी मेरे पास अवेलेबल होते हैं तो मैं वीडियोस डाल दूँगा। और इसकी आपको प्लेलिस्ट एक बनी हुई है, एम्स करके, एम्स का पेपर है 2023 का, वैसे इसको और भी पेपर्स वाले बच्चे देख सकते हैं जहाँ पे ये पूछा जाता है, बट अभी क्योंकि हमारा एम्स पटना का एग्ज़ाम चल रहा है वहाँ ये पूछा जा रहा है, तो मैंने उसके नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखा है अपने चैनल पे। जो लोग आ रहे हैं तो वो लोग अगर पिछला वीडियोज़ नहीं देखे हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे, तो वो लोग वहाँ जाके एक बार देख लेंगे, प्लेलिस्ट में विजिट कर लेंगे, सारे वीडियोस आप देख लेते हो तो आपको मोर देन इनफ हो जाएगा। बाकी आप अपना मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके का तैयारी पूरा रखो, बाकी ये आपका काम कर जाएगा। बाकी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है कि आपको कितना अटैम्प्ट करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो वो भी आप देख सकते हो जाके, ठीक है। चलो फिर ओके, मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय।